अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ समा मनी विद ग़ज़ाल। बजट आने वाला है कल, आज आया है इकोनॉमिक सर्वे और आज की सारी बातें इसी पर होंगी और थोड़ी सी आने वाले बजट पे भी होंगी। अच्छा जी, औरंगज़ेब साहब आए, नंबर्स बताया कि सब कुछ बहुत अच्छा है और कहकर चले गए, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है क्या वाकई सब कुछ अच्छा है? क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसको देख के ये पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट्स जो थे वो हमने मिस कर दिए। जीडीपी ग्रोथ रेट का तो किया ही किया है, लेकिन इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की जानिब जाएं तो उसका हाल कुछ खासा अच्छा नहीं हुआ। इसी सारे पे आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार महतो साहब, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे। महतो साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। महतो साहब, मुझे जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर का टारगेट सेट किया गया था 2% कि इतनी ग्रोथ होगी, लेकिन हो पाई 0.6%। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट इसमें जो फसलें हैं उनका टारगेट सेट किया गया था कि इसको कम ले आएंगे, इसको -4.5 तक ले आएंगे, लेकिन वो अभी भी -13.5 तक ही हम उसको कर पाए। मैसिव डिफरेंस, मैसिव डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें अब ये है कि कहाँ गलत जा रहे हैं हम और क्यों इतना ज्यादा गलत जा रहे हैं? देखिए ग़ज़ाल, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर उठता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी उठ जाती है, बिल्कुल, और बैठता है तो सारा कुछ बैठ जाता है, क्योंकि इसके साथ जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जब मिसाल के तौर पे शुगर इंडस्ट्री है, इसके साथ रिलेटेड है, और उसी का हिस्सा जो है वो फ्लोर मिल्स हैं, उसके साथ और बेकरियाँ हैं, पता नहीं कितने कितने सेक्टर्स जो हैं, इसके अलाइड सेक्टर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक हैं। और उससे सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल जो है वो आपको पता है कि 17-18 बिलियन US डॉलर की तो उसकी एक्सपोर्ट्स हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी उसकी जो खपत है कपड़े की, वो आप जानते हैं कि हर शहरी 3-4 जोड़े तो साल में बनाता है ना। बिल्कुल। अच्छा, अब ये सारा चीज़ें घुमा फिरा के घूमती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के गिर्द, और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान एक क्रॉप की मार है, यानी कॉटन बैठ गई तो पाकिस्तान बैठ गया। कॉटन की जो नेगेटिव ग्रोथ हुई है इस साल, जिसकी वजह से पूरा सेक्टर बैठा है, वो आपने देखा है फिगर के ये 31.7%। 31.7% का मतलब ये है कि 7 मिलियन बेल्स हमने प्रोड्यूस की हैं, जो कभी 12-13 मिलियन बेल्स होती थी। अब इसको जो डेफिसिट आया है, इसको पूरा करने के लिए 3 से 4 अरब डॉलर की अमेरिका से और दूसरे मुल्कों से हमें रॉ कॉटन और धागा इंपोर्ट करना पड़ा है। अब जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि हमने 19 अरब डॉलर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की है, तो 4 बिलियन डॉलर ये बीच में से निकल जाते हैं, तो नेट इंपोर्ट आ जाती है, नेट एक्सपोर्ट हमारी रह जाती है 14-15 अरब डॉलर। तो ये हमारा अगर ये हमारी 12 बिलियन बेल्स होती, 12 मिलियन बेल्स होती, तो हमें ये 4 बिलियन डॉलर बच जाते ना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब ये कॉटन नीचे क्यों बैठी है? कॉटन नीचे इसलिए बैठी है कि आपको याद होगा कि पिछले साल जब कॉटन का जो सीजन था, वो उसमें हमें कीड़ा लगा, कॉटन को क्रॉप खराब हो गई, और उससे पहले जो सैलाब के असरात थे 2022 वाले, वो अभी तक वो चलते चले आ रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो बॉलवर्म और जो दूसरे कीड़े हैं कॉटन के, उनको कंट्रोल कर सके। तो सबसे बड़ी बात, हमारी जो साइंस के जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, जो पाकिस्तान एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो और फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है, इन्हें सबको तो इस काम पे लगा देना चाहिए कि हमें दुनिया में अगर आई है, अगर बीटी कॉटन, बायोटेक्नोलॉजी कॉटन कहते हैं, अगर बीटी हमें लगानी है तो हमारी इंडिजिनस होनी चाहिए, और हमें पाकिस्तान की एनवायरनमेंट के हिसाब से कॉटन की क्रॉप को मैनेज करना है। अगर कॉटन खड़ी हो जाए तो पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ एक फसल की मार है, और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ना ग़ज़ाल, ये हर साल बढ़ती है, हर साल गिरती है, यानी इसका साइकिल जो है ये वो कुदरती मामलात पे चल रहा है। हमारे पास कोई ऐसा टूल ही नहीं है कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ गारंटी के साथ ये कह सके कि हम इतना ग्रो करेंगे। एक और फैक्टर मैं तो साहब, अभी लाहौर में रिसेंटली चेयरमैन किसान इत्तेहाद काउंसिल के जो हैं खालिद हुसैन बाट साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना था कि किसानों को पिछले 2 साल में 15 से 20 खरब रुपए का नुकसान हुआ है, और ये अकॉर्डिंग टू हिम हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट इनको नाकिस बीज देती है। अच्छा, नाकिस बीज गवर्नमेंट देती है, तो ये जो प्राइवेट कंपनियों से लेते हैं या जो अपना बीज डालते हैं, ये सारे का सारा जो मिडिल मैन है ना, ये उसकी खेल है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, सही आप कह रहे हैं कि 20-25% से ज्यादा बीज फ्राहम नहीं कर पा रही, और ये वो वाले इश्यूज हैं जो पिछले 70 साल से चलते आ रहे हैं। हर गवर्नमेंट आती है, वो जब इंडस्ट्रियलिस्ट यानी PMLN आती है, तो वो कहती है कि हमने इंडस्ट्री को बेस्ड ग्रोथ को आगे लेके चलना है। अगर पीपल पार्टी आती है तो वो कहती है एग्रीकल्चर बेस्ड ग्रोथ को लेके हमने आगे चलना है। अगर बीच में कोई और आ जाता है
तो वो ये कहता है कि नहीं, हमने दोनों को साथ लेके चलना है। अब दोनों को बैलेंस कर, ये सब पॉलिसी शिफ्टिंग जो है, जो एक कांस्टेंट पॉलिसी चाहिए पाकिस्तान को, एक तसलसल चाहिए पॉलिसीज में, वो नहीं है। और उस ना होने की वजह से अभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी अब कह रहे हैं, यानी एप्टमा कह रही है, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है इसके अंदर, वो कह रही है कि जनाब आप इंपोर्ट जो ये वैसा है जो है ना एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, उसको आप ख़त्म करें और इंपोर्ट जो कॉटन और धागा और उसके ऊपर भी आप 18% GST लगाएं, जिस तरह से लोकल सेल्स पे है। तो अब अगर उस उधर से लगा दें तो अगर आप देखें ना, इसके ऊपर सेल टैक्स आ जाता है इंपोर्टेड पे, तो टेक्सटाइल में जो है ये जो हम ग्रोथ देख रहे हैं ये भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि अप्रैल में जो आप जो है ना, जो फैशन अप्रैल हैं, जो कपड़े हैं, उनके अंदर आप देखें कि 7.6% की ग्रोथ है LSM में, नेगेटिव ग्रोथ के बावजूद। अब टेक्सटाइल में भी 2.2% की ग्रोथ आई है, वरना जो हालात कॉटन के थे, जो दूसरी चीज़ें थी, ये सारा उस वजह से है जो इंपोर्टेड धागा और इंपोर्टेड कॉटन पाकिस्तान में आई, उससे वैल्यू ऐड हुए, कपड़े बने और बाहर गए। तो अगर वो लगा दें फिर और बेड़ा गर्क हो जाए। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ वियतनाम की। वियतनाम में तो एक पौधा नहीं उगता कॉटन का, तो वो $350 अरब की वो एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन, यानी ये टेक्सटाइल की। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। ढाका में, बांग्लादेश में कोई कॉटन नहीं उगती, लेकिन वहाँ पे भी आप देखें कितनी बड़ी उनकी एक्सपोर्ट बेस है टेक्सटाइल, काफी ज्यादा। तो हमें ये जो रवायती चीज़ें हैं ना, कि आप हमें एक छतरी तान के दें और उसके नीचे हम बिजनेस करें और उसको आप पाकिस्तान के अवाम भुगते हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट भुगते, कर्जे ले लेके पाकिस्तान चलाएं, जैसे मर्जी करें, हमें आप छतरी फराहम करें। तो ये छतरियाँ छीनना पड़ेंगी। अब बिल्कुल आप अपनी बिजनेस मॉडल को बनाएं और उस बिजनेस मॉडल को इस तरह से बनाएं कि आप चले, दुनिया में तो चल रही है ना। हाँ। तो आपके लिए तो ये अच्छा, आपने अवाम के भुगतने की बात की, तो इससे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल एक मेरे ज़हन में आता है। एग्रीकल्चर की कोई खास ग्रोथ उस तरह से नहीं हुई, प्रोडक्शन जो है वो काफी। मैं गजाल आपको जी देखें, और गंदम के अंदर हमें पानी की शॉर्टेज मिली है, बिल्कुल ठीक है, वो शॉर्टेज की वजह से गंदम भी गिरी है। गंदम की जो फसल है वो 8.9% नेगेटिव ग्रोथ में आई है, बिल्कुल, और 29 मिलियन टन हमारी प्रोडक्शन आई है। एक तो हमें पानी नहीं मिला बर वक्त, क्यों कि पानी हमने समंदर की नज़र कर दिया था। पिछले कुछ तकरीबन 40 मिलियन एकड़ फीट पानी हमने, जब फ्लड आया हुआ था जुलाई से अगस्त के दौरान 2024 में, तो वो पानी उसमें फेंक दिया। जब हमें गंदम को पानी देने की बारी आई नवंबर दिसंबर में, तुम्हारे पास 43% की शॉर्टेज थी, 47% की शॉर्टेज। तो क्या सोच के प्लानिंग करते हैं, इनको कोई फ्यूचर का प्लानिंग नहीं, ये इत्फाक़े राय, यानी इत्फाक़े राय होगा तो कालाबाग डैम बनेगा, इत्फाक़े राय होगा तो हम मजीद सिंध पे डैम बनाएंगे। अब ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये इत्फाक़े राय का इंतजार थोड़ी कर रही है, बिल्कुल। ये आपकी जो फसलें हैं, ये जो किसान है, ये इत्फाक़े राय की नजर थोड़ी होना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के लोगों की क्या ये किस्मत है, में लिखा हुआ है कि ये जो है वो आटा 50 रुपए 60 रुपए किलो लेंगे, क्यों ना उनको सस्ता आटा मिले। पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है। अब किसान कहता है ये हमें प्रोटेक्शन दो। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसने पहली बार वो निकल गई इस गंदम के कारोबार से। तो आपको पता है गजाल के कितने 131 अरब रुपया सूद जाता था पिछले साल गया। इसके जो कर्जे लेके गंदम खरीदते थे किसानों से, उसके ऊपर जो कर्जा लेते थे वो बैंकों से, उसके 130 अरब रुपए का सूद जाता था। 130 अरब रुपए कहाँ से आते थे? वो फिर मेरी और आपकी जेब से, जो अर्बन पॉपुलेशन गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, उनकी जेबों से निकलते थे, और आटा मिलता था उनको 60 रुपए किलो। तो ये अब है नहीं ना, अब नीचे आया है। इसलिए अब किसानों को क्या करना है? किसान देखें, सिर्फ गंदम में क्यों कहते हैं कि जी हमसे आप गंदम सरकार खरीदे, भाई आप ये बात आप गन्ने में क्यों नहीं करते? गन्ना तो नहीं लेती आपके, चावल आपसे नहीं लेती, सब्जियां आपसे नहीं लेती हुकूमत, तो ये गंदम में आपको क्या क्या अट्रैक्शन है अभी? क्यों ले? फिर आगे फ्लोर मिलों का करप्शन का पूरा धंधा शुरू होता है। जब गवर्नमेंट ये खरीदती है, गवर्नमेंट उनको देती है, वो सारी गंदम सस्ती लेके आटा बनाते हैं, और बॉर्डर एरिया पे 300 फ्लोर मिलें लगी हुई हैं जो अफगानिस्तान भेजती हैं। पाकिस्तान के गरीब अवाम की मेहनत की कमाई, टैक्सों से निचोड़ा हुआ पैसा जो है वो ये फ्लोर मिलों के मालकान की जेबों में गया, और फिर वो काश्तकारों की, किसानों की जेबों में गया जो छोटे नहीं है। 5 एकड़ का किसान तो गंदम बेचता ही नहीं है, वो तो 20-25% गंदम बेच के 75% उसके घर के खाने की होती है। तो ये जो बड़े बड़े नाम नहाद फ्यूडल्स हैं जो अपने आप को बड़ा वो जिम्मेदार और किसान बना लेते हैं वक्त जरूरत, ये उनकी जेब में नहीं जाना चाहिए। तो एग्रीकल्चर पे तो हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, 880 अरब रुपए का पोटेंशियल है, 9000 अरब का GDP शेयर है एग्रीकल्चर का, और टैक्स है 5 अरब रुपए, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो अभी सिंध गवर्नमेंट से, अभी फेडरल गवर्नमेंट को एक सिफारिश गई कि एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स ना लगाया जाए। इनकम टैक्स तो सुबह ही लगा हुआ है, देते तुम उन्हें पूरे 5। यार ये क्या क़यामत है? 880 अरब के पोटेंशियल में से 5 अरब रुपया टैक्स, और मेरी तनख्वाह से डायरेक्ट कटे,
और पिस्ते तरहादर तबका पिस्ता चला जा रहा है, इंडस्ट्री पिस्ती चली जा रही है, 45% तक कॉर्पोरेट टैक्स है। कयामत कैसे खुद चलेगा बताएगी पाकिस्तान? कयामत क्यों जरूरी थी उनको, यही तो मसला है ना। मैं तो साहब उनको ऐसे करके हाथ भी नहीं लगा सकते ना, हाथ लगाएंगे फिर अपनी इनकी शामत आ जाएगी, ये डरते हैं उनसे। नहीं, अच्छा, डरना क्या है, पूरी असेंबली में वही बैठे हुए हैं। वो इसीलिए तो डरते हैं ना, और Yes. क्या नहीं करेंगे। पावर कॉरिडोर्स में ही सारे वो हैं। अच्छा, मैं तो साहब पहली जो कीमतें आसमान को छू रही हैं, जो गरीब आवाम है उसका पहले ही बुरा हाल हुआ पड़ा है, ऊपर से जो सारी प्रोडक्शन है हमारी इन क्रॉप्स की वो भी गिर गई है। अब इससे और कीमतें बढ़ेंगी? नहीं देखिए, क्रॉप तो पिछले साल का डाटा है ना, वो तो कहानी खत्म हो गया, अब तो अगला शुरू हो गया। अब तो आप देखें ना, खरीफ चल रहा है ना, अभी तो कॉटन हमने 100 कर दी है, उसकी जो आगे कटनी है, फिर आगे गंदम आनी है, तो ये सारी चीजें तो अभी मैनेज होंगी। ये अगले साल में आपको पॉजिटिव ग्रोथ नजर आएगी। ठीक है, क्योंकि पानी पे डिपेंड करता है कि पानी अगर हमें रबी में अच्छा मिलेगा तो गंदम की फसल अच्छी हो जाएगी। अगर खरीफ में हमें अच्छा पानी मिलता है तो गन्ने, चावल और मकई और इसकी कॉटन की फसल अच्छी हो जाएगी। अगर कॉटन इस बार बेहतर हो गई तो आपको ये सारी पॉजिटिव चीजें नजर तो आपको फ्यूचर में आपके, आई एम श्योर यू हैव डन अ लॉट ऑफ एनालिसिस, तो मुझे उस एक्सपीरियंस पे बेस्ड एक राय दें कि आपको लग रहा है गरीब आवाम के लिए अभी फ्यूचर में आटा, चीनी, ये सारी चीजें सस्ती हो सकती हैं? देखें, ये सारी चीजें मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर जब प्लस ग्रोथ में 8% भी हुआ था तो क्या आवाम के लिए सस्ता हुआ था? कुछ भी नहीं सस्ता हुआ। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये सप्लाई चेन का एक मामला है, जो मिडल मैन है बीच में, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए बॉटलनेक, बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक अजाब है। मिडल मैन किसान से सस्ते दामों खरीदता है। अब आप यकीन करें कि आप खेत से मंडी तक की तो मैं बात नहीं छोड़ देता हूँ, मैं मंडी से, यानी आप बदामी बाग लाहौर की मंडी से लेके तो आप मुगलपुरा के इलाके तक आते हैं ना, तो चीज की कीमत जो है वो 50-60% बड़ी होती है, वो बड़ी होती है भाई। ये वो मोटरसाइकिल रिक्शे पे जो 3 व्हीलर है उसके ऊपर वो लाद के लाता है, तो क्या हुआ, क्या क़यामत आ गई। सारे शहर में लिस्टें लगी हुई हैं सब्जियों और फलों के रेटों की, सारे शहर में लगी दुकानों पे, एक भी इंप्लीमेंट नहीं, फिर भी अपनी मर्जी के रेट, एक भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ऐसे ही है। तो ये गवर्नेंस का मसला है ना, ये तो पंजाब गवर्नमेंट का मसला है, ये तो सिंध गवर्नमेंट का मसला है, ये सूबाई हुकूमतों का मसला है। केपी में भी यही है। किसी मुल्क के आप पूरे के पूरे आप 106-8 अजला में चले जाएं, कहीं पे भी आप सरकारी रेट में तो सब मसला आ ही गया ना। गवर्नेंस वो तो हमने डिस्कस कर लिया, क्यों इतने नहीं हो रहा उनसे, इनकॉम्पिटेंस आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, हमारा माशरे को भी देखें जरा, जिसका जहां हाथ डल रहा है वो वहां से अपने निकाल रहा है। ये सारा ये क्या करें इस माशरे का, इस सोसाइटी में लोग ऑर्गेनाइज हो गए हैं। अब आप देखें, पता क्या है, देखिए प्राइसेस का मामला है। मैं कहता हूं कि हमारी हर जिले के अंदर प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं, तो किधर है वो? कहीं नजर आती है? कहीं? वो सारे के सारे उसमें ताजर घुसे होते हैं, सारे के सारे वो स्टेक होल्डर घुसे होते हैं कि जिनका इसके साथ डायरेक्टली ताल्लुक है, जो मुनाफा लूट रहे हैं उन्हीं को आपने कमेटियों में रखा हुआ है। उसमें कोई जर्नलिस्ट नहीं होता, उसमें कोई लेबर का नुमाइंदा नहीं होता, अगर होता भी है तो वो उनका अपना कासा लेस होता है गवर्नमेंट का, अपने चहीते को ही लेके आएंगे ना। वो बोलता ही नहीं। हाँ। उसके अच्छा ऊपर उसकी नाहल लोगों को लेते हैं। हर जिले में, हर तहसील में, यूनियन कौंसिल लेवल तक आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियां होनी चाहिए। आपने एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी यहाँ पे, प्राइस वो कीमत समथिंग, कि आपको जहां ज्यादा लगता है भेजें, और लोग भेज के तंग आ गए, किसी ने कोई एक्शन नहीं किया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हाँ एक पॉजिटिव बात तो आपको नजर आती है ना, उसके पीछे भी एक नेगेटिविटी भी है। मसलन पिछले साल अगर इन्फ्लेशन रेट आपका था 26%, तो अभी 4.7%। लेकिन फिर इसमें मेरा सवाल फिर से वही सवाल, नंबरों पे हम बातें करते रहते हैं, इन्फ्लेशन यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है, रियल टाइम में क्या फायदा हो रहा है हमें? अच्छा, रियल टाइम में देखें ना, अब आप दो चीजों को देखें, इन नंबर्स के ऊपर रिलाई करने के अलावा आपके पास क्या है? हमारे पास तो कोई सर्वे नहीं, मैं और आप क्या कर सकते हैं? मेरे पास कौन सी म्यान पर नंबर मुझे कहते हैं 4.7% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कितना हो गया? ठीक है, बाहर जाओ, आप कुछ भी खरीदने जाता हूँ, मैं खरीदने जाता हूँ, कीमतें फिर भी अच्छा 4.7% नहीं, अब 4.7% का मतलब क्या होता है, लोगों को ये नहीं पता। ये बताएं, बहुत जरूरी है। यस देखिए, मकसद ये है कि ये कौन सा महीना है, जून। वो कहते हैं कि जुलाई से 1 जुलाई 2024 से लेके जून 2025 तक जो पिछले साल एवरेज इन्फ्लेशन थी वो थी 26%, यानी जो कीमतें बढ़ रही थी वो 26%, यानी आटा अगर 100 रुपए का था तो 126 रुपए का किलो हो गया, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं। तो इस साल वो कहते हैं कि जो 100 रुपए का आटा था ना, वो अब 4 रुपए 70 पैसे बढ़ा है। हाँ, वो 26 रुपए नहीं बढ़ा, वो 26 रुपए, यानी वो कीमत नीचे नहीं आई। वो जो पहली कीमत थी ना, जो जून 2030 जून 2024 में थी, उसके ऊपर इजाफा जो पहले 26% हो रहा था, अब वो 4.7% इजाफा हुआ है। यानी वो कहते हैं महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हो गई।
ठीक है ना। अब ये लोगों को समझ आना चाहिए ना कि रफ्तार कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई तो स्टार्ट वहीं से हुई है। हाँ, जो जिथे है उत्थे ही रहना है, लेकिन जिस रफ्तार से जाएगा उसमें थोड़ी सी कमी आ गई, रफ्तार में कमी आई है। अच्छा, ये भी अब इसके साथ जुड़ी हुई एक और चीज है जिसके ऊपर अब आप देखें ना, मसलन आप कहते हैं कि जी हमारा जो ग्रोथ रेट है वो है 2.7%, और आपकी इन्फ्लेशन जो बड़ी है 4.7। ठीक है ना। तो वो अब आप कर ले, आधा आधा हो गया ये, तो बैलेंस आधा आधा हो गया ना, ये तकरीबन आधा आधा। तो आधे आधे में क्या मिलेगा आपको। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फिगर इकोनॉमिक सर्वे में उसकी भी बात करें ना थोड़ी सी, वो है कि फी का आमदनी जो थी, हाँ, पर कैपिटा इनकम, वो हो गई है $1824, पिछले साल थी $1662। तो अगर रुपए में बात करें तो वो कहते हैं कि 5,14,368 रुपए फी का आमदनी है सालाना पर पर्सन। टारगेट तो फिर भी मिस किया ना। अच्छा, टारगेट जो मर्जी रख ले, टारगेट पता क्या होता है? एम्बिशियस होता है। टारगेट आप नीचे रखें तो लोग जूता उतार लेते हैं। यार आप कह रहे हैं कि लोगों की आमदनी कम हो जाएगी, आप कह रहे हैं गुर्बत बढ़ जाएगी, तो गवर्नमेंट कोई भी अफोर्ड नहीं करती। जब बजट आता है टारगेट वही उन्होंने देना है जो ऊपर ही होगा, नीचे खर्चा तो होता नहीं। मिसाल के तौर पे पिछले साल 1400 अरब का PSDP था, फेडरल प्रोग्राम, जी। ठीक है, तो खर्चा कितना हुआ है पता आपको? इसके आधे नहीं, 500 अरब। अब बताएं टारगेट किधर है तो खर्चा किधर है? मतलब हो की रहा है। ये टारगेट को डिस्कस करें, टारगेट इररिलेवेंट है मेरी नजर में। मेरा जो तजर्बा है ना 30 साल का इकोनॉमिक जर्नलिज्म का, उसके अंदर मैं देखा टारगेट उन्होंने बनाना होता है लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए, ठीक है, हर बजट। अब जब हम आखिर पे उसको कहते हैं ना कि जनाब ये तो टारगेट, मैं भी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद, मैंने दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले अपने करियर में अटेंड किए हैं, वहाँ हिसाब डार और फिर और बहुत से फिनांस, सरताज अजीज साहब। अच्छा, बात यह है कि जब हम उनको कहते थे कि जी ये टारगेट आपने रखा था अब ये हो गया, तो वो कहता टारगेट तो एम्बिशियस होता है, इसमें तुम्हारा आपको पता नहीं कि क्या, आपको पता है कि ये पानी कम हो गया था, जैसे मैंने आपको कहा, आपको पता है बिजली चली जाती है, लोड शेडिंग बड़ी थी, आपको पता है कि जी इंटरनेशनली में ये प्रेशर आ गया था, ये हो गया। मैंने 100 बहाने निकाल के वो जस्टिफिकेशन की कोशिश करती है गवर्नमेंट। गोल तो करना आता है, टारगेट छोड़े। आप देखिए इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज क्या है। ग्राउंड रियलिटीज में वो कहते हैं कि हम $162 पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ गई है। अच्छा चलिए मैं इसको मान लेता हूँ, 100, मेरे पास और चारा ही नहीं है, जो हम तो मानना पड़ेगा, क्या करें, ऑप्शन नहीं मेरे पास है ही नहीं। मैं क्या करूँ, क्योंकि अच्छा उसकी वो जो एविडेंस देते ना, वो कहते हैं जी ओवरऑल GDP का साइज भी बढ़ गया, जो मैं आपको पिछले प्रोग्राम में आपको बताना चाह रहा था वो मैं भूल गया। $411 अरब की GDP हो गई है, जो पिछले साल 371.7 $372 कर लेते हैं। तो 39.3 बिलियन डॉलर की GDP हमारी साइज ऑफ द GDP बढ़ गया। और ये एक वक्त आया था इमरान खान की हुकूमत के दौर में कि GDP श्रिंक हो के $210 अरब या $215 अरब पे आ गई थी। तो हमने उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, शायद असद उमर भी थे, डिफॉल्ट होने के लाले पड़ गए थे, वो उमर अयूब भी था, फिर वो उनका एक और उधार लेके आए थे फीसी एक। तो वो सारा हमने उनसे पूछा कि जी ये क्या हो गया GDP श्रिंक होने का, मुल्की हालात है खुद ऐसी करिए, साड़ा की कसूर है, GDP वो सलाब आ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, हमारे ऊपर ये प्रेशर था। सभी गवर्नमेंटें एक जैसी हैं। मैं आई एग्री, 100% एग्री। हाँ, इसमें कोई ऐसा है नहीं कि जो जिसको मैं कहूँ कि ये तो अच्छा है ये बुरा है, नहीं, ये सारे एक जैसे हैं। इक़्तिदार में आने के बाद आवाम को भूल जाते हैं, वादे बहुत करते हैं। आज वो इनके जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, वो शेख साहब जो वकास अकरम, वो कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जी ये सारा बजट झूठा है, और यही तो आपके साथ था। इनके दौर में मैं आपको एक याद कराता चलता हूँ, वो स्टोरी मैंने ब्रेक की थी समा टीवी पे ही। जब मैं यहाँ समा में आया था तो उस वक्त मेरी पहली स्टोरी भी हुई थी। उस वक्त ये था कि इन्होंने अपने उन 3 सालों में 18, 19, 20, 21 3 सालों में इन्होंने 27,000 अरब रुपए का एक ऐसा खर्चा किया था जिसमें लोन से ज्यादातर जो इनकी बजट किताबों में नहीं थे, जो धोखा था पार्लियामेंट से भी और अवाम से भी। वाह। बाद में इन्होंने आखिर पे आगे शौकत तरीन के जो आखिरी साल था उसने उसमें शामिल किया, तो ये पकड़े गए। तो मैंने इनको सवाल किया कि ये क्या हुआ है, उन्होंने कहा जी हमने अब डिक्लेयर कर ही दिया है ना, तो पहले क्यों नहीं किया। 27,000 अरब अब लोगों को कहेंगे यार इतने का तो बजट नहीं होता, ये क्या बात कर रहे हो। ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बता रहा हूँ। उसमें जो टी बिल्स होते हैं ना, ट्री बिल्स जो गवर्नमेंट महीने 2 महीने बाद लेती है, वो सारा लेके कर्जे से मुल्क चलाते रहे, पार्लियामेंट को बताया नहीं। फिर इन्होंने इमरजेंसी क्लास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल की और वो पैसे बीच में डाले, और वो इमरजेंसी क्लास का फायदा क्या होता है कि उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती।
अगर वोटिंग होती तो अपोजिशन उसको नो कर देती। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो हमारे मुल्क में शुरू से चलता आ रहा है, चलता ये रहेगा। वो बातें ये जो लोग बड़ा कम जानते हैं, लोग फिगर के गिर्द घूमते हैं, जो स्ट्रक्चरल चीजें हैं उनको ऊपर नहीं जाते। बिल्कुल। अच्छा, मैं तो साहब वक्त हमारे पास थोड़ा कम रह गया, अवाम के जो मेन टॉपिक्स हैं उन पे आना चाहूंगा मैं। अच्छा मुझे बताएं कि ऑटो सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी रही, और सुनने में आ रहा है कि 850 सीसी से जो कम गाड़ी हैं उन पे 5.5% जीएसटी लगाने की भी तैयारियां हो रही हैं। देखिए पता क्या है, इनके पास इस बार एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो हुई है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है ना वो 4,000 या 4,500 अरब रुपए के आए हैं, ठीक है, विद होल्डिंग और इनकम टैक्स। और उसके मुकाबले में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कम हो गए। अच्छा, कम हो गए इंडायरेक्ट टैक्सेस, चलो अल्लाह का शुक्र। ठीक है, ये बैलेंस मैंने देखा है मार्च तक के फिगर्स में, ये एक बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब इनके पास गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी एफबीआर को तो उन्होंने तुम दिया 40% ग्रोथ दिखाओ, वो आईएमएफ ने कहा, उन्होंने इतना लंबा 13,900 अरब का टारगेट रख दिया। अब कैसे हो रहा था ये, हम बहुत परेशान थे, पिछले साल हम बजट डिस्कस कर रहे थे कि यार ये कैसे करेगा, लेकिन फिर भी 26% की ग्रोथ उन्होंने दिखा दी। अब भी 12,000+ बिलियन इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब भी वो कह रहे हैं कि हमें 14,000 पे जाना है, नेक्स्ट कल बजट आएगा, पता नहीं क्या है उसमें, टारगेट है ना वो भी, टारगेट पूरा क्या करें। अच्छा, अब ये जो सेल टैक्स ऑन द कार्स आ रहा है 850 सीसी से ऊपर की बात कर रहे हैं, नीचे 800 850 से नीचे वाली पे लगाएंगे तो वो तो फिर वो गया ना। वही अब देखें 850 सीसी से नीचे गाड़ी किसने लेनी है। अब कोई हमारे जैसा बंदा, मेरे जैसा बंदा, कोई पूरी जिंदगी पैसे वैसे सेव करके सोचते कि भाई अब मैं छोटी गाड़ी लेना अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि छोटी गाड़ी कोई अमीर बंदा क्यों लेगा, वही बंदा लेगा ना जो बड़ी गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकता। सही बात है, उसके ऊपर भी आपने लाके 5.5 देखिए पता क्या है, गजाल बड़ी आपने इंटरेस्टिंग सवाल कर दिया। आप जापान की ग्रोथ में उसको चेक करें, वो कैसे ग्रो कर गया, उसने तरक्की कैसे की, उसकी तरक्की कराई है मिडिल क्लास ने। हर नेशन का यही होता है। अच्छा, आपका मिडिल क्लास ये तो यही है ना, 850 वाला। आपने इसको पिछले इमरान खान की हुकूमत से मारना शुरू किया है, बिल्कुल, मिडिल क्लास को आपने रोड कर दिया, और जो इंजन ऑफ ग्रोथ है उसके तो आपने पाँव ही काट दिए, उसने चलना क्या है, वो तो गिरा पड़ा जमीन पे। ये जो आता है वो मिडिल क्लास को रगड़ा देने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट, और अगर इसने मिडिल क्लास को रिलीफ ने, उसने बाइंग पावर उसकी आप इंक्रीज करेंगे तो तभी आपका ये जो 4.7% ग्रोथ महंगाई का इन्फ्लेशन का रेट नीचे आया है, ये क्यों आया? और यार लेने वाला बंदा ही कोई नहीं मार्केट में, चीजें परचेज करने वाला तो है ही नहीं। जब चीज बिकनी नहीं तो महंगाई कहाँ से आनी? वो तो जब चीजों की डिमांड बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है ना, तो महंगाई कब बढ़ेगी? तो लेने वाले बंदे नहीं है, यानी लोगों की जेब में पैसा होगा तो लेंगे ना, पैसा तो है ही नहीं, तो इसलिए आपकी ये महंगाई नीचे गिरी है। और ओवरऑल आपका आपने देखा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी नीचे गिरी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऊपर नहीं गई हमारी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी 9-10% आपको चाहिए, वो होती भी रही है, 6-7 6.5% पे तो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चलती रही है ना। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपका क्या फिगर था, मैं आपको भी बता देता हूँ कि ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो है 4.77%, 4.77% प्लस ग्रोथ है। लेकिन ये कुछ भी नहीं। हाँ, इसमें क्या है, इसमें स्मॉल स्केल जो पॉजिटिव पॉइंट है, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ में 8% आई है शायद, मैं अगर फिगर बोल नहीं रहा, तो ये एक अच्छी साइन थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब है कॉटेज इंडस्ट्री, लोगों के घरों में लगे हुए छोटे छोटे खराद मशीनें, छोटी छोटी दस्तकारियाँ, तो ये एक पॉजिटिव थी। इसकी वजह से पर कैपिटा इनकम उन्होंने बढ़ा के दिखा दी। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, बजट कल आ रहा है, अब इससे पहले हम ऑफिशियली ऑब्वियसली कुछ नहीं कह सकते, ऑफिशियल तभी होगा जब कल बजट आएगा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारे प्रेजेंट करेंगे उसको, तभी सारी चीजें ऑफिशियल होंगी। लेकिन अभी जितनी भी तजावीज आ रही हैं उनको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं तो साहब उस पर आपका थोड़ा सा एनालिसिस चाहूंगा। मैं 10% जी सैलरीज में इंक्रीज की तजावीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, ग्रेड ओवरऑल ऐसे होता नहीं। 10% अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो पेंशन में भी 10% होगी। पेंशन में आ रहा है 5 से 7%, वो एक खबर है। अब वो पता नहीं है, 5 से 7% अगर पेंशन में ग्रोथ करते हैं, उसकी देते हैं, तो सैलरी में भी एवरेज यही निकलेगा, 5 to 7% ही निकलेगा। 10% होगा नीचे वाला, ग्रेड 1 से 16 तक का, और बाकी ऊपर कम होगी। जब आप एवरेज निकालेंगे तो 5 to 7% निकलेंगी। 1 से 16 से ग्रेड तक का एक और बड़ा अच्छा पॉइंट, 1 से 16 ग्रेड तक के को ये तजावीज दी जा रही है कि उनको 30% अलाउंस दिया जाए। वो अलाउंस पता क्या कर रहे हैं, फौज को भी कर रहे हैं, इनको भी कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि जो इनका एक एडहाक रिलीफ होती है ना, हर साल ये सैलरी इंक्रीज नहीं होती,
इडहाक रिलीफ ऐड हो जाती है, ठीक है। तनख्वाह का ओवरऑल वो हजम बढ़ जाता है, लेकिन वो तनख्वाह का पार्ट नहीं बनता। तो वो कह रहे हैं कि जो आखिरी इडहाक रिलीफ हुई है ना 10-15% की उनकी, वो उनकी बेसिक पे में जम करती, बेसिक पे का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, बेसिक पे का साइज बढ़ेगा तो फिर उसको रिटायरमेंट में फायदा होता है, फिर उसके उसी हिसाब से अलाउंसेस भी बढ़ जाते हैं। चलें, ये तो खुशखबरी आ गई सरकारी ये है, मुलाजमीन के लिए। तो ये करेंगे। अच्छा, दूसरा बात ये है कि एक जो इनको करना पड़ेगा, जो इनको वादा किया हुआ पूरे साल करते रहे कि ये तनख्वाहदार तबके पे जो टैक्स की रेशियो है वो भी कम करें। हाँ, ये पूरे साल इन्होंने एक्नॉलेज किया कि भाई हमने बड़ा जोर डाल दिया, बड़ा जुल्म किया। हाँ। वो कह रहे बड़ा जुल्म कर दिया, इसको हमने नीचे लेकिन लाया। मैंने दसो इधरों तुसी रिलीफ दोगे तो इधरों कुछ खिंचोगे भी तो सही ना। अच्छा, ਜਿਹੜਾ खिंचन वाला मामला है ना, वो तो उन्होंने कोई बेशुमार टूल ने, और सबसे बड़ा टूल है पेट्रोल और बिजली। पेट्रोल का बताएं, पेट्रोल पे बड़ी आ रही है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी। पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइस तो आपको पता ही है कम है, $60 पे बिक रहा है। लेकिन सारी लेवियां टैक्सेस वैक्सेस डाल के ये टैक्स जो लेवी डाली है उन्होंने, को 600-700 रुपये लेवी है, कितने नहीं, सारा कुछ जो है उसी के अंदर घूम रहा है। ऐसे ही ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये भी हमने सुना था कि डिजिटाइज कर रहे हैं उसको, जब उसको कार्ड से पे करेगा तो 3 रुपए कम और उसको ज्यादा, कैश वालों पे 3 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज बनाएंगे। अभी उसे 4-6 महीने लगेंगे मैकेनिज्म बनने में, कमेटी बनी हुई है, अभी वो काम कर रही है। देखे क्या आता है, अभी ऐसे हवा में चीज बगैर में अनाउंसमेंट कोई नहीं आनी, वो कह देंगे कि हम इसको कर रहे हैं, सिस्टम ला रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि तजवीज आई है सिगरेट्स और मशरूबात सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर टैक्सेस कम करने की। अच्छा, ये जो है ना, अब आपको पता है कि पाकिस्तान में हर दूसरा तीसरा शुगर का मरीज हो गया। दुनिया पूरी का एक टूल है। दुनिया कहती है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है ना, ये जो मीठे वाले हैं, वो आप देखें इंसानों को, जो माहिरीन कहते हैं कि जी 5 चमचे रोज के चीनी के छोटे चमचे खाने चाहिए, तो एक बोतल में वो कहते हैं 8 होते हैं। वो एक ग्लास में इतनी ज्यादा 250 मिलीलीटर की एक बोतल जो होती है ना कोल्ड ड्रिंक, उसके अंदर 8 चमचे होते हैं। तो यार लोगों को शुगर का मरीज बनाना है, इसको सस्ता क्यों करना है, इसके ऊपर और ठोकें। मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर जो है ना FED या एक्साइज जो है ना, सेल्स टैक्स कम करने के लिए बढ़ाएं, लोगों को रोकें। पूरी दुनिया में आप देखें शुगर की जो कंजम्पशन है वो 15-16 किलोग्राम पर एनम पर कैपिटा है, हम 24 किलोग्राम पे, 24-25 किलोग्राम। अरे अब पहले ही 24-25 किलोग्राम खा रहे हैं, और ये जो टोटल चीनी हम पैदा करते हैं उसका कोई 30% घरेलू इस्तेमाल है, 70% इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्री क्या है? वही मशरूबात, वही मिठाइयाँ, वही केक्स और फला। तो इनको रोके यार। मतलब इन्होंने डायबिटीज करा के। अच्छा, अब सिगरेट जो है, आपने देखा सिगरेट की, वो कहते हैं कंजम्पशन कम हो गई है, कंजम्पशन सिगरेट की कम हुई है। तो इसीलिए कम हुई है ना कि उसको स्मगलिंग, एक अलग फैक्टर का स्मगलिंग कॉम्पनसेट करके लोगों को वो चैन नहीं लेने दे रही। सिगरेट को और मशरूबात को इतना महंगा करना चाहिए कि फिर लोग, जो आम आदमी है ना, वो तो कहे भाजी छो जान दो, यदि बजाय जब बच्चों लिए कोई घर च फ्रूट लै जाओ। तो ये इनको पुट्ठा हो रहा है, पुट्ठा कर रहे हैं, गलत करेंगे, ये गलत करेंगे। लेकिन ये जितने भी तंबाकू यार, सिर्फ शुगर रिलेटेड जो हमारी अद्वियात हैं, पता कितने की? अच्छी खासी महंगी, 150 अरब रुपए की, 150 अरब रुपए की शुगर से रिलेटेड इंसुलिन ये वो हम खर्चा कर रहे हैं। तो बचाएं इनको। ये मुझे नहीं समझ नहीं आती, ये प्लान करते हुए क्या करते हैं। खैर, अगर आप भी तंबाकू नोशी वगैरह करते हैं तो आई गेस आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन यकीन माने फ्यूचर के लिए आपके लिए कोई खुशखबरी नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके इससे जान छुटाएं। जहां से आपको टैक्सेस बढ़ाने चाहिए वहां से आप बढ़ाते नहीं हो, जहाँ पे कम करने चाहिए वहां पे आप कम नहीं करते। उल्टा सीन चल रहा है, मुझे समझ नहीं आती। मैं तो साहब को भी समझ नहीं आ रही प्लानिंग हो क्या रही है, कोई प्लानिंग हो भी रही है या नहीं हो रही, और टारगेट आप ऐसे सेट कर देते हो। खैर, हमारी तो आपने बातें सुन ली, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी मुलाकात होगी कल जब बजट आ गया होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।